Prayer. प्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे। अरे पंचम थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आइए, और पीछे, और पीछे। Thank you very much, sir. भंडारी जी, मोतीलाल मकेलकर, गिरीश कुमार जी. The needy people and the people who the hospital is serving over here, and I assure you all that I'll come front for the work he has aspired and he has inspired for me that. And once again, I'm really thankful for all of you. Thank you. Became the MLC, immediately became the minister. Not only the minister, deputy chief minister. दुनिया में मैं एक बार चेयरमैन साहब टीवी में बैठा था, एक शख्स ने एक शख्स से सवाल किया कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। तो उस शख्स ने ये कहा, ये नहीं कहा कि जानवर को 4 पांव होते हैं, 2 पांव होते हैं, यानी उसने एक ही कहा इंसान वही होता है जो दूसरे के बारे में सोचता है, जानवर वही होता है जो अपने बारे में सोचता है। तो डेफिनेट इसलिए मैं यहाँ के तमाम ट्रस्टियों को, खासतौर से हमारे मोतीलाल भगवत साहब के बुराई से बचो, दूसरों की खिदमत करो। इंसान का जज्बा होना चाहिए कि इंसान खुद के लिए जीने वाला वो जानवर के बराबर है, दूसरों के लिए कुछ करने वाला वही इंसान कहा जाता है। खासतौर से हमारे कुमार भंडारी साहब और आज के जो प्रोफेसर साहब टीपी रेड्डी साहब जो रिसर्च डायरेक्टर हैं, यकीनन इसका रिसर्च होना चाहिए। ये काफ़ी अहम सब्जेक्ट है, मैं अभी डिटेल बताऊंगा आपके बारे में, जो वाक़यात से मैं प्रैक्टिकली गुजर रहा हूँ। और हमारे शहरियार साहब, मेरा खुद मोहम्मद आजम अली, जो यकीनन वो आज खुद भी आ रहे थे और मुझे भी लेके आने में खुशी हुई। इस वजह से भी 2 दिन पहले ही हम लोग ये बात, हमारे बारी भाई है, सत्तार भाई है, हमारे नबी साहब है, हम लोग परसों ही डिस्कस करें कि हमारे पास बहुत से करीब एक वाक़या हुआ आज से 3-4 दिन पहले। एक लड़की आई मेरे पास, आकर कहीं देखा तो उसके आंख पर जो है डोपा लगा हुआ है। वो बच्ची 10 साल की थी। उस बच्ची को खेलते हुए कोई स्कूल के बच्चे ने पेंसिल से आंख में मार दिया। अब उसका इलाज, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है और एलबी प्रसाद दवाखाने में कहा गया कि 24 घंटे में अगर इसका इलाज किया जाए तो इसकी आंख आ सकती है, नहीं तो आंख निकाल दिया जाएगा। अब वो बच्ची को लेकर आए, मुझे बहुत मतलब इतनी तकलीफ दिखी कि वक्ती मैं हुकूमत से कुछ इमदाद दिलाऊं, फिर भी मैंने लेटर तैयार किया और दूसरे दिन ही सुबह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पास जाकर फौरन सैंक्शन करवाया। मगर उसके बाद वो लड़की, रात में मैं उनके माँ बाप को बुलाया, नहीं तो मेरे पीए को बोला कि उनके घर पर पहुंचा दीजिए ताकि सुबह का वक्त बेकार ना जाए। जब सुबह बच्ची दवाखाना गई तो कहे कि साबिका पैसे कुछ बाकी है, वो पैसे आप अभी आए नहीं। मैंने कहा, हमारे फिर नबी साहब मेरे जो ओएसडी है उन्होंने फोन पर बात किया कि भाई साबिका हुकूमत अलग थी, आंध्र प्रदेश था, जो भी आपका ड्यू है उसको जरूर बैठकर सेटलमेंट करेंगे, मगर इस बच्ची का तो फौरन ऑपरेशन किया जाए। आखिरकार मुझे खुद उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। उसी दिन मैं सोचा कि जिस तरह आपका महावीर ट्रस्ट से लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, उसी तरह हम भी एक ट्रस्ट क्यों ना बनाया जाए। तो हमने जरी दल में सोचा, हम 3 आदमी बैठे हुए थे, सत्तार साहब और मोनू और मेरा आजम अली। तो उन्होंने से हम जिक्र कर रहे थे, कुछ और नाम 2 जने बताए। आजम अली ने कहा कि माँ ट्रस्ट रखो। माँ ट्रस्ट, माँ को जिस तरह अपनी औलाद से मोहब्बत होती है उसी तरह माँ के नाम से ट्रस्ट रखो, उससे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यकीनन आज यहाँ जो रिसर्च सेंटर कायम किया गया, काफी लोग ये दवाओं से, खासतौर से एंटीबायोटिक दवाओं से और बहुत सी चीजों से जो मुतासिर हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ बहुत से हमारे साइंटिस्ट भी आए हुए हैं और यहाँ के दवाखाने के हम ले गए। और खासतौर से डाइस पर बैठे हुए मेरे भाइयों, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। खिदमत खल्क बहुत बड़ी अहमियत है। मैं तो समझता हूँ इबादत से भी ज्यादा खिदमत खल्क है। इबादत का क्या मकसद है? हम भगवान के पास जाने से भगवान को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, हमारे गरीब को कुछ मदद करने से उसका फायदा हो सकता है। वो हमारी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए भगवान के पास जाना है ताकि हम बुराई से बच सके। इंसान जो जितने भी मजहब आए,
मजहबों में क्या तालीम दी गई। खुद हमारे मजहब में हमारे जो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, हमेशा उस रास्ते में उस जमाने में थोड़े इख्तलाफात थे, कचरा कोई डाला करती थी बच्ची औरतें। जिस दिन कचरा नहीं था उन्होंने पूछा कि आज क्या बात है भाई, कचरा नहीं है? तो बोले उसे तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है। फौरन उसकी तीमारदारी की, फिर हकीम को बुलाकर उसकी दवा दिलवाई गई। तो ये तो खिदमत खल्क का जज्बा हर मजहब में सिखाया गया। हम लोग उससे दूर जा रहे हैं। यकीनन साबिका में बहुत से कोताही हुए। मुझे जब मैं टीआरएस पार्टी ज्वाइन करा तो मेरी माँ भी मुझसे रो रही थी कि पार्टी में साबिका में काफी, क्योंकि मेरे घर के पास एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, वो जला दिया गया। जब फायरिंग हुई तो मेरे घर के सामने एक नॉन मुस्लिम लड़की, उनसे हमारे बहुत अच्छे टर्म थे। वैसे हमारी जो फैमिली है उसमें कोई मजहब का भेदभाव नहीं है। मुझे खुद भी जब मैं एमएलसी बना तो हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने फोन किया कि आपको गनमैन आ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे गनमैन की उतनी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कानून के हिसाब को आपको रखना ही पड़ता है। जब वो मुझसे कहा गया कि क्या कंपलसरी मुस्लिम को भिजाना चाहिए, मैं पूछा ये मुस्लिम और हिंदू का क्या मसला, मुझे क्लियर कीजिए। मेरे पास तो दो ही जात है, गरीब और अमीर की। ये एक नई बात आ रहा है, आप हिंदू क्या मुसलमान क्या। ये आप लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर हम कौम में किस तरह सेकुलरिज्म ला सकेंगे। यकीनन आज यहाँ खुद देखिए आपके हॉस्पिटल में बहुत से मुसलमान भाई, बहुत से हिंदू भाई, बहुत से क्रिश्चियन भाई, बहुत से सरदार जी अगर आप पास इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर कभी किसी को ये नहीं देखता कि मुसलमान है या हिंदू है, उसका काम है। और आपका ट्रस्ट काबिल मुबारकबाद है कि आपके ट्रस्ट में गरीबों का इलाज किया जाता है। और आज जो रिसर्च की बात की जा रही है यकीनन बहुत जरूरी है इसके लिए मैं खासतौर से प्रोफेसर पीपी रेड्डी साहब से भी मैं उनका थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि बहुत से वाकयात में देख चुका हूँ। एंटीबायोटिक दवा पेन किलरों से किडनी फेल हो रहे हैं। बहुत से लोग मैं जानता हूं उन लोगों को, वो मुसलसल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल खास तौर से पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। एक मेरे दोस्त का लड़का है, वो जब चाहे पेन किलर खाता था, हैदराबाद का ही है, और गैर जरूरी पेन किलर की आदत बन गई थी उसको, और किसी वजह से वो पता नहीं, तो कुछ दिन के अंदर उसके किडनी, नौजवान बच्चा, सिर्फ 22 साल का बच्चा था। मैं पूछा जब उससे मिला, क्यों बेटा इतना जल्दी, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है? तो अंकल जरा भी आंख कसकसाया गोली खा लेता था। अरे कई को खाते थे वो गोली, पेन किलर खाने से उसके साइड इफेक्ट हुए, वो जरूर हमको रिसर्च करना चाहिए। मैं आपके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका हॉस्पिटल कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है। आपके हॉस्पिटल में बिल क्लिंटन, हिंदुस्तान में कितने दवाखाने नहीं है आप बताइए, उनके लिए देखने के जब आपके पास विजिट करें तो आपके बारे में जो कॉन्फिडेंस रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि आप लोग बहुत सेवा करते हैं, लोगों की दिल से सेवा करते हैं। यकीनन मैं तमाम भाइयों से, तेलंगाना के और हिंदुस्तान के भाइयों से भी अपील करता हूं कि आपके दिल में ये दर्द पैदा होना चाहिए कि अपना पड़ोसी किस तरह रहता है, अपने फैमिली को देखना चाहिए, अपने लोगों को जो जान पहचान के उन्हें देखना चाहिए। और हमारे साइंटिस्ट भाइयों से भी मैं अपील करता हूं, यकीनन हमारे लिए काबिल फख्र आप लोग हैं कि आपके तजुर्बों से, आपके रिसर्च से ही हमको हर चीज मिलती है। आज हमारे पास हालात बदल चुके हैं। मैं बहुत देखता हूँ प्रैक्टिकल, मुझसे केसीआर साहब ने कहा महमूद कैसा चल रहा है, महमूद भाई क्या हो रहा है? अल्लाह साहब 2000 लोगों से बहुत परेशान। क्या बात है? किससे? एक दवाखानों से, एक स्कूलों से। हर आदमी आता है चिट्ठी लेके कि डॉक्टर का दवाखाने का बिल 10 लाख का होगा, 12 लाख का होगा। हम जो है, कल तो 2 दिन पहले एक लेडी आई मेरे पास, रोने लगी। मैं क्या बात है माँ? तो बोले मेरा बेटा दवाखाने में शरीक है। अब दवाखाने का नाम बोलना मुनासिब नहीं है, वो नाम बहुत अच्छे लोग जानते हैं। तो मैं पूछा क्या बात है, क्या हुआ? तो बोले उसका इलाज करवा, गिर गया था बच्चा, कोमा में आ गया, दवाखाने में शरीक है, और मैं ऑलरेडी 4 लाख रुपए मेरे पास जो भी सेवर था वो भर चुकी हूँ, और मेरा मकान बेचने की बात कर चुकी हूँ। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल ही पैसे लाके मैनेजमेंट करते जाए, तो आप जरा उनको बोल दीजिए 8 दिन में मेरे मकान की रजिस्ट्री होती है, मैं लाके पेमेंट कर दूंगी। आप बताइए दुनिया में क्या यही इंसानियत है? एक जमाना था इस निजाम स्टेट में बड़े बड़े दवाखाने फ्री इलाज किए जाते थे, आज कारपोरेट दवाखानों का ये हाल है। एक शख्स ने कहा कि मैं 2-3 आदमी के साथ गया, मेरे मरीज वहां देख रहे थे, वो जो दवाखाने में एडमिट करने वाले जो थे साहब, उन्होंने इस आदमी को बराबर इंटरवेंट नहीं किया। उतने में एक शख्स आया, उसके हाथ में अंगूठियां थे, सोने के गले में चेन थी, पहले वो डॉक्टर को ले लिया गया। ये प्रैक्टिकल वाकया बता रहा हूं मैं। अगर ये कब तक चलेगा? क्या गरीब आदमी को इलाज कराने का हक नहीं है? गरीब आदमी का कोई इंसान देखने वाला नहीं है? ये क्या बातें हैं लोग? आज हमारा हिंदुस्तान क्यों इतना कमजोर हो रहा है चाइना के मुकाबले में? हम सिंगापुर को देखकर हाईटेक सिटी बना दिए। सिंगापुर के मसाल अलग है, हमारे मसाल अलग है। हमारी आबादी चाइना से हमें तकबुल करना चाहिए। आज चाइना किस तरफ जा रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, इस मुल्क में सियासी कायदीन को भी कंट्रोल होना चाहिए।
हम जब तक हमारे मुल्क को हम सही तरीके से खिदमत नहीं करेंगे, हमारा मुल्क किस तरह तरक्की हो सकता है। और ये आपस के भेदभाव, अगर सेकुलरिज्म सबसे पहले आना चाहिए। कुछ कायदीन गैर जरूरी सेकुलरिज्म को छोड़कर एक अपने मजहबों की बात करते हैं, चाहे हर धर्म में रहने वाले लोग हैं, उसे हमें बाइकाट करना चाहिए। और खिदमत खल्क बहुत बड़ा जज्बा है, ये मजहब का जज्बा लेकर पॉलिटिक्स की जलना, इसी वजह से हिंदुस्तान आज हो चुका है। आज किसी के घर में, मेरे घर में भी टेबल है तो मेड इन चाइना है। आप बताइए क्या करेंगे। मेरी ऑफिस में सेक्रेटरीट के अंदर जो चेयर्स है वो मेड इन चाइना है। अब बताइए, हम जो है हमारे सेक्रेटरीट में, हमारी असेंबली में फॉरेन की चीजें इस्तेमाल करेंगे, जबकि हमारे पास कारीगरों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बैकवर्ड है, माशाल्लाह सारी दुनिया में अगर कोई तरक्की हो रही है, अमेरिका में जो लोग यहाँ के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो इंडियंस है। गल्फ कंट्रीज में अगर किसी की रेस्पेक्ट है, सारे लोग जो दुनिया से आते हैं वहाँ इंडियन की रेस्पेक्ट है। हम इतना खुद आगे बढ़ते हुए आज हम पीछे क्यों जा रहे हैं। ये मजहब का भेदभाव छोड़ना चाहिए। और आज मैं समझता हूँ कि हर आदमी को सुरेंद्र लूनिया साहब बनना चाहिए, हर आदमी को भंडारी साहब बनना चाहिए, तो डेफिनेट हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी आवाम भी खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। टीआरएस पार्टी यकीनन आपके साथ है। ये पार्टी कोई पावर पार्टी नहीं है, ये पार्टी जहादी पार्टी है। 14 साल पहले मैं टीआरएस पार्टी जो ज्वाइन करा था, यकीनन उस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे यही मालूम था कि मूवमेंट में जाएंगे हम, या तो मरेंगे या कटेंगे या कुछ भी करेंगे, क्योंकि साबिका मूवमेंट 69 का मैं भी देख चुका हूँ थोड़ा बहुत, वो वायलेंस था। मगर केसीआर साहब ने कहा कि पुरअमन तेलंगाना चाहिए, मुझे सुनहरी तेलंगाना चाहिए, मुझे गोल्डन तेलंगाना चाहिए, मुझे नूरानी तेलंगाना चाहिए, हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाना चाहिए, मुझे हर शहरी हंसता हुआ नजर आना चाहिए, ऐसा तेलंगाना मुझे चाहिए। इसलिए टीआरएस पार्टी ने कभी भी वायलेंस अख्तियार नहीं किया। एक भी पार्टी, एक भी कोई छोटा लीडर कभी कोई पुलिस की गोली से नहीं मरा। हाँ, मूवमेंट चलाते थे, कुछ लाठियां बरसाते थे होंगे, मगर कभी ऐसा मौका नहीं आया जिससे किसी को गोली लगे। ये हमारे लिए बात से फख्र है। और केसीआर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने हमेशा गरीबों के बारे में सोचा है। मैं कई तकरीरों में बताया हूँ, मैं देखता था जो उस्ताद जैसा रहता है शागिर्द भी वैसी रहता है। हमारा उस्ताद जो है हमको जो ट्रेनिंग दिए, हमारे भवन में जो भी आदमी आता था, अगर बीमारी का, अगर उसकी केसीआर साहब से मुलाकात हो जाती तो फौरन उसे यह कहा जाता था कि क्यों फिक्र कर रहे हैं, हम है ना आपके लिए। उसे भवन में रखा जाता था, चाहे उसके इलाज के लिए कितना पैसा खर्च हो, लाखों रुपए, वो केसीआर साहब आज नहीं, उस वक्त जब मूवमेंट चलाते थे अपनी जानिब से देते थे और उसका इलाज कराकर उसे जाते हुए कुछ माली मदद भी कर भिजाते थे। वही नजरिए को अपनाते हुए भी हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इंसान दुनिया में है क्या, आखिरत में जाने के बाद सबसे पहला सवाल तो मैं समझता हूँ यही किया जाएगा कि भाई तुम दुनिया वालों के साथ क्या करे। ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तुम कितने बार मेरे पास आए, कितने बार मेरे पास नहीं आए। असल खिदमत खल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज महावीर हॉस्पिटल की जानिब से किया जा रहा है और खास तौर से जो रिसर्च किया जा रहा है, मैं उसे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रिसर्च की आज बहुत जरूरत है। आज मेडिसिन आ चुके हैं, कई मेडिसिन यूएस में बैंड है, वो मेडिसिन हमारे पास चल रहे हैं। कई लोगों का इलाज किया जाता है, इलाज का रिएक्शन होता है। मेरा खुद वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मेरी ये नई जिंदगी है। 2007 में 1 जनवरी को मुझे वागरे साहब को कुछ दिन पहले मैं केसीआर साहब के साथ करीमनगर हेलीकॉप्टर में गया था। वहाँ एनआरआई की मीटिंग थी, मैं खड़े रहा तो मुझे जरा सा चक्कर महसूस हुआ। उसके बाद मैं घर में आकर अपनी बीवी से बोलते हुए उन्होंने BN वागरे साहब, हालांकि बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, मुझे है मिल्क एलर्जी, मैं करता हूँ डेयरी फार्म का कारोबार, तो उनको भी मालूम है। उन्होंने फौरन अपॉइंटमेंट दिया। मैं जाकर उन्हें बताने के बाद उन्होंने एक पाउडर लिखकर ये कहा कि आपको दूध से एलर्जी है, ये पाउडर पानी में डाल के पीजिए। मैं जब 1 जनवरी को मैं ऊपर गया, मेरे मिसेस को जब कभी मैं बाहर जाता हूँ तो वापसी का टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं हमेशा घर में जाकर बोल कर जाता हूँ मैं जा रहा हूँ। उन्होंने पानी में घोले, मैं एक ही घुट पिया हूँ। एक मुझे पता चला कि कुछ मुझे उसमें मेरा हलका, मुझे क्या होता है एलर्जी में एकदम चस्ट जाम हो जाता है। मैं भी भाई से वही कहा, भंडारी भाई से, मैं एक बार आकर एलर्जी टेस्ट करवाऊंगा यहाँ पर और आपका एक बार पेशेंट बनकर आपके दवाखाने से मैं भी मुस्तफिद होना चाहता हूँ। क्योंकि तो एक क्यूट पिया हूँ मैं फौरन में चस्ट मेरा जाम हो गया। वहां से मुझे इतने 2-3 मिनट के अंदर यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहां पर केसीआर साहब आ गए, हमारे बहुत से कम 5-10 हजार आदमी 2-3 घंटे के अंदर जमा हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हों बच ही नहीं सकते। क्या परसेंटेज है, तो 0% बताया गया। केसीआर साहब मुसलसल देखते रहे, क्योंकि मुझे वो वेंटिलेटर ये वो लगा दिया गया था, एलर्जी से पूरा जाम हो चुका था। मुसलसल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी 3 घंटे तक मेरे पास बैठे रहे।
रात बराबर उन्होंने रात में आवाज करते रहे। रात में 11:50 को उन्होंने घर को फोन किया कि अब महमूद भाई डेंजर नहीं है, आउट ऑफ डेंजर है। तो मुझे ये कहा गया कि आपकी जो जिंदगी थी वो आपके बच्चों के लिए कर चुके हैं, अब जो नई जिंदगी अल्लाह ताला भगवान ने दिया है वो आवाम के लिए करना चाहिए। डेफिनेट मैं ये समझता हूँ कि मेरी अगर चमड़ी भी मेरे कौम के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे तेलंगाना वादियों के लिए अगर इस्तेमाल में आती तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। यकीनन मुझे यहाँ दवाखाना आने के बाद मेरी और भी हिम्मत अफजाई हुई, मेरी और भी हिम्मत बढ़ी कि हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। यकीनन हम तेलंगाना के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। लोग समझते थे कि तेलंगाना नहीं बनेगा, हम बोलते थे कि देखिए भगवान के पास इंसाफ है। हम कभी आंध्रा के भाइयों से झगड़ा नहीं किए, हम ये कहे हमारा इंसाफ हमें दीजिए, हमारा बजट हमें दीजिए, हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए, हमारा पानी हमारे किसानों को दीजिए, और कुछ नहीं मांगेंगे। हम वही चाहते थे। हम तेलंगाना बनने के बाद यकीनन बहुत सी चीजों में हमको डेवलपमेंट लाना है। हमें हेल्थ के अंदर सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, एजुकेशन के अंदर और तवज्जो देना चाहिए। आजकल 2 शोबे ऐसे चुके हैं, हेल्थ और एजुकेशन, ये कारपोरेट दवाखानों के हाथ में चले गए। आप जैसे महावीर हॉस्पिटल जैसे यहाँ के जो चेयरमैन साहब है, यहाँ का जो मतलब आपके यहाँ के जो ट्रस्टी है, उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे और लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि वो भी आकर आवाम की खिदमत करें। इस दवाखाने को देखते हुए ऐसे कई 100 दवाखाने खुलना चाहिए तेलंगाना के अंदर, जिसमें गरीबों के लिए हमदर्दी हो, उनका इलाज हो बगैर जात पात के। इसमें लोग कहते हैं, मैं इसलिए मीडिया वालों को वो दाढ़ी वाले साहब के पास बताया, कुछ लोग समझते हैं महावीर साहब क्योंकि भरवान के नाम से दवाखाना है तो शायद किसका इलाज करते हैं किसका नहीं कर सकते। इसलिए मीडिया के जरिए भी मैं जो देख चुका हूँ, कई एक मुस्लिम भाई है, मुस्लिम बहनें हैं, कई क्रिश्चियन भाई हैं, कई सरदारजी है, इसी तरह दूसरे दवाखाने भी महावीर हॉस्पिटल को देखते हुए खोलना चाहिए। और हमारी जानिब से, हुकूमत की जानिब से जिस चीज की आपको जरूरत है डेफिनेट हम आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। आप ये मत कीजिए कि आपका जो 12 रुपए रेंट था उसको 20,000 करने से कुछ नहीं होगा, लाख करने से कुछ नहीं होगा, 5 लाख करने से हुकूमत नहीं चलेगी। रेंट को हो सके तो और कुछ कम करते हुए आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। कभी भी ये जहन में नहीं लाइए। और खासतौर से हमारी डॉक्टर कैसर जमील साहबा जब मेरे पास आए थे और मुझे कहे कि आपको महावीर आना है, मैं 1 सेकंड बगैर सोचे मैं बोला जरूर आ रहा हूं मैं, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरे दिल में भी यही ख्वाहिश है कि जहां तक हो सके गरीबों की खिदमत करना चाहिए, उनको अपनी तकलीफ दूर करने के लिए हम एक राह चलकर उनको एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए।